Let's go to the next adjustment, that is adjustment number 4, acceptance, endorsements and other obligation account. ठीक है, बोलो फटाफट क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम लोगों को पता है कि ये जो है इट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या है वो? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है वो सब लोगों को पता है, फ्यूचर के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के इवेंट पे जो डिपेंड करता है दैट बिकम्स कंटिंजेंट। बराबर है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग? देखो, उसका मीनिंग उतना इन डिटेल जाने का कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं ना थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया दे देता हूँ कि ये सब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो बहुत बार यूज किया ही होगा। तुमने नहीं यूज किया तो पेरेंट्स ने यूज किया ही होगा। तो कभी भी तुम लोग कार्ड देखोगे ना तो कार्ड के ऊपर ना वीजा, मास्टर कार्ड ऐसे लिखा होता है। बराबर, मतलब जब कभी भी हम लोग कार्ड यूज करते हैं ना तो दैट इज वाया वीजा या फिर वाया मास्टर कार्ड। बराबर, तो पहले कस्टमर जो हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो पहले वीजा के पास जाएगा, वीजा से बैंक में जाएगा, या फिर पैसा आना है तो बैंक से पहले वीजा के पास आएगा, फिर वीजा से कस्टमर के पास आएगा। सो राउंड एंड राउंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि यहाँ पे जब बैंक तुम लोगों को क्रेडिट कार्ड देता है, जब बैंक तुम लोगों को डेबिट कार्ड देता है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वो पैसे को यूज करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसका पेमेंट नहीं करते हैं। तो हम लोग ने अगर पेमेंट नहीं किया तो दैट इन दैट केस बैंक को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वीजा को या मास्टर कार्ड को या जो भी इंटरमीडियरी है उस कंपनी को, राइट? तो दैट बिकम्स वन टाइप ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद एंडोर्समेंट्स, अदर ऑब्लिगेशन और क्या क्या होते हैं। देखो, जैसे हम लोग बहुत बार ना किसी दूसरे बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम लोग कहीं पे कोई नया बिजनेस चालू करते हैं, तो इन दैट केस बैंक हम लोगों को एज अ गारंटर बनता है, क्योंकि हम लोग का उस बैंक के अंदर बहुत टाइम से अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और मेरे को उस बैंक में अकाउंट ओपन करके 20 साल हो गया, और मुझे अब कहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से या कहीं से मेरे को लोन चाहिए, देन इन दैट केस वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तुम्हारा कौन से बैंक में अकाउंट है, जाओ उस बैंक अकाउंट के पास से लिखवा के लाओ कि तुम्हारा अकाउंट इस बैंक में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे बैंक के पास जाके उन लोगों के पास एक लेटर लिखवा के उन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस बैंक ऐसे टाइप का गारंटी भी देता है फॉर देयर लॉयल कस्टमर्स एंड ऑल, राइट? फिर और क्या होता है, जैसे अभी मान लो मैं बैंक में गया, बैंक में जाकर मैंने चेक डिपॉजिट किया। अब चेक डिपॉजिट किया तो बैंक क्या करेगा, मैंने जो भी चेक डिपॉजिट किया उस बैंक से पैसा लाएगा और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। लेकिन मैंने जब भी बैंक को चेक दिया और बैंक जब मेरे अकाउंट में पैसा ला के डिपॉजिट करेगा तो उसको 2 से 3 दिन लगता है ये प्रोसेसिंग के लिए, राइट? इन बिटवीन मान लो मैंने बैंक को चेक दिया और बैंक से कुछ गड़बड़ हो गया, बैंक के किसी स्टाफ से गड़बड़ हो गया, तो भी गोल गोल घूम के बैंक को मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, बैंक में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे सब चीजें होती हैं विच बिकम्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बैंक। ठीक है, पॉइंट क्या है कि वो होता तो लाइबिलिटी है। बराबर है, तो देखो उसका अकाउंट कैसे बनेगा मैं तुम लोगों को यहाँ पे बना के बताता हूँ, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है ए ई ओ ओ अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? अभी पहली बात ये समझो कि ये जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ये ना तो असेट है ना तो लाइबिलिटी है, इतना तो समझ में आ गया। तो ये ना हम लोग एक अलग से बुक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल लेजर। ठीक है, इसमें हम लोग ना अलग से खाली अकाउंट बना के रखते हैं, हिसाब करके रख देते हैं, फिर बाद में जब वो रियल लाइबिलिटी बनता है तब हम लोग उसका हिसाब करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया तुम लोगों को कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज का मतलब क्या है, वॉट डू मीन बाय दिस 100 रुपीज? ये 100 रुपीज का मतलब ये है कि बैंक ने ये 100 रुपीज का गारंटी लास्ट ईयर दिया था जिसका मैच्योरिटी करंट ईयर में।
क्या बोला मैंने, ये जो 100 रुपीज का गारंटी है ये बैंक ने कभी दिया था, लास्ट ईयर, जिसका ड्यू डेट कब है, करंट ईयर में, मतलब वो अभी पता चलेगा कि जिसका बैंक ने गारंटी दिया था उसने पैसे दिए या नहीं दिए, बराबर है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, इसका मैच्योरिटी कब आएगा, करंट ईयर में, राइट। तो मुझे बताओ अगर इसका मैच्योरिटी आ जाता है और सामने वाले बंदे ने पेमेंट किया, मतलब मान लो क्लाइंट ने पे किया, मतलब तुमने जिसका गारंटी दिया था, मतलब बैंक ने जिसका गारंटी दिया था उसने पेमेंट कर दिया, राइट। तो बताओ ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, सर ये तो कम हो जाएगा क्योंकि 100 का कंटीजेंट लायबिलिटी था, उसमें से इतना इतना अमाउंट वो क्लाइंट ने पे कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू टू गारंटी ऑनर्ड बाय क्लाइंट, टू गारंटी ऑनर्ड बाय हुम, क्लाइंट, ठीक है, जिसके लिए बैंक ने गारंटी दिया था उसी बंदे ने पेमेंट किया। अब लेट अस अज्यूम आउट ऑफ 100 उसने पेमेंट किया है 80 का, कितने का पेमेंट किया, 80 रुपीज का, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कितने का पेमेंट उन लोगों ने नहीं किया, सर 20 का, तो किसको पे करना पड़ेगा, सर बैंक को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गारंटी ऑनर्ड ऑनर्ड बाय बैंक, बोलो कितना था लास्ट ईयर का, 100 में से क्लाइंट ने कितना पे किया, 80, हमने कितना पे किया, 20, ये क्लियर हो गया। चलो ये हो गया लास्ट ईयर, ये कौन सी ईयर का हो गया, लास्ट ईयर का। लेकिन बैंक ने करंट ईयर में भी तो लोगों को गारंटी दिया होगा, एक्सेप्टेंस लिया होगा, एंडोर्समेंट्स किया होगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा बाय गारंटी, बाय गारंटी गिवन इन करंट ईयर, करंट ईयर, राइट। तो बाय गारंटी गिवन इन करंट ईयर, मैं करंट ईयर को यहाँ से निकाल देता हूँ, दैट इज अंडरस्टूड। तो बाय गारंटी गिवन इन करंट ईयर कितना, चलो फॉर एग्जांपल 500, कितना, 500, ओके। अब ध्यान दो सर, 500 का गारंटी मैंने कौन सी ईयर में दिया, करंट ईयर में। आउट ऑफ दैट 500, आउट ऑफ दैट 500, 300 का गारंटी क्लाइंट ने पे किया, 300 रुपए का गारंटी किसने पे किया, क्लाइंट ने, ओके। देन 150 का गारंटी किसने पे किया, बैंक ने पे किया, 150 का गारंटी किसने पे किया, बैंक ने पे किया। तो कितना हुआ सर, देखो टोटल 500 था, उसमें से 300 क्लाइंट ने खुद ने पे किया, तो बचा कितना, 200, 200 में से 150 बैंक को पे करना पड़ा क्योंकि क्लाइंट ने पे नहीं किया, ओके। तो कितना बचा सर, बैलेंस बचा 50, तो उसका ड्यू डेट कब होगा, नेक्स्ट ईयर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड दैट विल बी 50, और यही 50 नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, ब्रॉट डाउन, क्लियर। तो बोलो 80 प्लस 300 कितना आएगा, दिस विल बिकम 380, 150 plus 20 total comes to 170, and this is your balancing figure which will become your balance carried down, clear। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान दो, बोलो ओपनिंग कितना था, 100, 100 में से क्लाइंट ने कितना पे किया, 80, क्लाइंट ने कितना पे नहीं किया तो हमको पे करना पड़ा, दैट इज 20, ये हो गया लास्ट ईयर। करंट ईयर में बैंक ने कितना गारंटी दिया, 500, उसमें से क्लाइंट ने कितना पे किया, 300, क्लाइंट ने कितना पे नहीं किया तो बैंक को पे करना पड़ा 150, और जो बैलेंस 50 है उसका ड्यू डेट कब आएगा, नेक्स्ट ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो हमने उसको क्या लिखा, बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। चलो अब इसी से रिलेटेड हम लोग ना एक सम देख लेते हैं, ओके। पूरा का पूरा सम मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूँ, चलो मैं इसको ना यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ, तुम लोग ने पॉज करके लिख लिया रहेगा, ठीक है।
मैं इसको ना सबको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और हम लोग इसी के अंदर अभी सम सॉल्व करें। ओके, चलो ये देख लेते सम, ध्यान दो जरा क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर, क्या बोला है, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट एज वुड अपीयर इन जनरल लेजर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 मतलब ईयर के स्टार्ट में, एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड, एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड मतलब जिसका ड्यू डेट आया नहीं, अभी तक पता ही नहीं चला वो सामने वाले पार्टी ने पेमेंट किया कि नहीं किया। नॉट येट सेटिस्फाइड जिसका ड्यू डेट नहीं आया, कितना है, 33,45,000। ओके, तो बोल रहा है ओपनिंग जो बैलेंस है दैट इज 33,45,000। ठीक है, ओके। अब वो क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच मतलब 33,45,000 में से, आउट ऑफ विच 30 lakhs वर subsequently paid off by client, मतलब ऑनर्ड बाय क्लाइंट, गारंटी ऑनर्ड बाय क्लाइंट कितना है, इतने में से 30 lakhs, तो 30 lakhs जो है वो क्लाइंट ने पे किया, राइट, ओके। एंड बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट, अब टोटल कितना था, सर टोटल था 33,45,000, उसमें से क्लाइंट ने कितना पे किया, 30 lakhs, बचा कितना 345, वो किसने पे किया, बैंक ने पे किया, तो यहाँ पे बैंक के इसमें आ जाएगा 3,45,000। क्लियर, तो इस तरीके से जो लास्ट ईयर का बैलेंस था उसमें से 30 lakhs किसने पे किया, क्लाइंट ने पे किया, एंड बैलेंस जो 3,45,000 था वो किसने पे किया, वो बैंक को पे करना पड़ा क्योंकि क्लाइंट ने पे नहीं किया। ओके, चलो ये हो गया लास्ट ईयर का। अब आ जाते हैं करंट ईयर का। देखो क्या लिखा है, अ स्क्रूटनी ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्टर रिवील्ड द फॉलोइंग, क्या बोला है, एक्सेप्टेंस और गारंटी कितने अमाउंट का दिया है, सर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी जो करंट ईयर में हमने टोटल दिया दैट इज 64,05,000, 64,05,000। किसका किसका गारंटी या एक्सेप्टेंस लिया है, पी, क्यू, आर, एस, टी और एक्स, ऐसे टोटल 6 लोगों का एक्सेप्टेंस और गारंटी बैंक ने लिया है। ओके, तो व्हाट इज द गारंटी गिवन इन करंट ईयर, 64,05,000, तो यहाँ पे आ जाएगा गारंटी गिवन विल बी 64,05,000, तो दिस इज योर गारंटी गिवन इन करंट ईयर। क्लियर, ओके। अब देखते हैं वन बाय वन इसका क्या हुआ। सबसे पहले बात कर लेते पी का। पी का अमाउंट कितना है, सर 15 lakhs, और उसने रिमार्क में क्या बोला है देखो, बैंक ऑनर्ड ऑन 10th जून 2012, बताओ फटाफट किसने पेमेंट किया ये 15 lakhs का, बैंक ने पे किया। बैंक ने क्यों पे किया रहेगा, कॉमन सेंस से, क्लाइंट ने पे नहीं किया तो बैंक को पे करना पड़ा रहेगा। कितना अमाउंट है, 15 lakhs, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 15 lakhs। देन 18 lakhs किसने पे किया, पार्टी पेड ऑफ ऑन 30th September 2012, किसने पे किया, पार्टी, पार्टी बोले तो क्लाइंट, कितना 18 lakhs, तो यहाँ पे ये पेमेंट किसने किया है, क्लाइंट ने खुद ने किया है। ओके, देन 7,50,000 के बारे में क्या बोला है, पार्टी फेल्ड टू पे एंड बैंक हैड टू ऑनर, जो सामने वाला पार्टी था थर्ड पार्टी, उसने पेमेंट नहीं किया तो किसको पे करना पड़ा, बैंक को, कितना, तो प्लस कर देंगे 7,50,000। देन 12 lakhs जो है नॉट सेटिस्फाइड अप टू 31st March 13, नॉट सेटिस्फाइड मतलब इसका ड्यू डेट अभी तक आया ही नहीं है, तो ये इसका ड्यू डेट कब रहेगा, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बोले तो क्लोजिंग। सिमिलरली 7,50,000 में भी डू बोले तो सेम, तो ये भी नेक्स्ट ईयर, और ये 4,05,000 भी नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये जो क्लोजिंग है उसमें क्या क्या अमाउंट आ जाएगा, सर क्लोजिंग में सबसे पहले आएगा 12 lakhs,
उसमें ऐड हो जाएगा 7,50,000 और उसमें ऐड हो जाएगा 4,05,000 ओके। चलो इसी के साथ ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फटाफट टोटल ले लेते हैं एंड लेट्स सी। 30 lakh plus 18 comes to 48 lakhs. Then 3,45,000 plus 15 lakhs plus 7,50,000. So that comes to 25 lakhs 95,000. 25,95,000 and last is closing. बोलो कितना है क्लोजिंग? 12 lakhs plus 7,50,000 plus 4,05,000. So that comes to 23,55,000. चलो जरा फटाफट टैली करके चेक कर लेते हैं। 23,55,000 plus 25,95,000 plus 48 lakhs टोटल कितना हो गया? 97,50,000. चलो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। 33,45,000 plus 64,05,000. So that comes to 97,50,000. समझा ये कैसे करना है? चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये ओपनिंग है, ओपनिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसमें से इतना क्लाइंट ने पे किया, इतना बैंक को पे करना पड़ा। फिर उसके बाद इतने का कंटिंजेंट लायबिलिटी करंट ईयर में बैंक ने और गारंटी दिया, तो ये लास्ट ईयर में दिया था प्लस ये करंट ईयर में दिया, ये दोनों को मिला के अपना टोटल गारंटी होगी। इस टोटल गारंटी में से इतना गारंटी किसने पे किया? क्लाइंट ने। इतना गारंटी किसने पे किया? बैंक ने, क्योंकि क्लाइंट ने पे नहीं किया। और ये जो बैलेंस है इसका ड्यू डेट कब आएगा? इसका मैच्योरिटी कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब देखेंगे उसमें से क्लाइंट ने कितना पे किया, कितना क्लाइंट ने पे नहीं किया, तो बैंक को पे करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल अकाउंट के सम्स पे। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले वहां पे है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है वहां पे? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हम लोग को सिर्फ बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये फॉर्मेट हम लोगों को बना के रेडी रखना है। ठीक है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, फिर उसका प्रॉफिट और लॉस है, और बाद में फिर अप्रोप्रिएशंस है। राइट, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 एंड उसके बाद प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज के लिए वर्किंग। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग को ये जो फॉर्मेट है वो पूरा एकदम अच्छे से बाय हार्ट रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट्स सी। The following are the figures extracted from the books of Y Bank Limited, scheduled commercial bank as on 31st March 13. तो as on 31st March 13 दिया हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, कौन सा शेड्यूल नंबर? बोलो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बोले रिसीव्ड। बोलो सर इंटरेस्ट रिसीव्ड शेड्यूल नंबर 13, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, पेड बोला पेड, बोलो सर शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, वेरी नाइस। इशूड एंड शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, अगर बैलेंस शीट का बात करूं तो शेड्यूल नंबर 1 राइट कैपिटल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो एज ऑफ नाउ तो हमारे ये जो है ये किसी काम का नहीं है, बट देखते क्यों दिया है, क्या दिया है, लेट्स सी। सिमिलरली रिजर्व जो दिया है अंडर सेक्शन 17 है, राइट, अमाउंट है 3,50,000, शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा, वो भी बैलेंस शीट का आइटम है, तो एज ऑफ नाउ हमारे किसी काम का नहीं। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, अब ये सब बैंक को मिला रहेगा, दैट इज अवर अजम्पशन, तो दैट बिकम्स योर 14 अदर इनकम। जो कमीशन है, कमीशन दैट इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? अदर इनकम। रेंट रिसीव्ड बोला, चलो ये भी अदर इनकम, मतलब शेड्यूल 14।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 14, राइट। सैलरीज एंड अलाउंसेस बोले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी बोले तो स्टाफ लोग को दिया रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल नंबर 16, डायरेक्टर का फीस शेड्यूल नंबर 16, रेंट एंड टैक्सेस 16, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 16, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16, अदर एक्सपेंसेस 16, ऑडिट फीस 16, डेप्रिसिएशन भी 16। क्लियर? ओके। तो तुम लोगों को ना सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट उसने क्या बोला है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। याद रखना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोले तो अपना वो जो प्रोविजन और एडवांसेस था वही है, राइट। कितना बोला है, 2 lakhs। फटाफट इसका डबल इफेक्ट बताओ। सर देखो प्रोविजन वर्ड बोला है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में कहा जाएगा, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। और प्रोविजन ये सेम वर्ड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है, कहाँ पे, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अच्छा, फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो ये जो शेड्यूल 5 है वो अपने किसी काम का नहीं है क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन एक है कि प्रोविजन एंड कंटिजेंसी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके सर, देन एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31st March 13। अपना जो ईयर एंड है दैट इज 31st March 13, तो ईयर एंड का रिबेट दिया है। फटाफट मुझे बताओ ईयर एंड का रिबेट तुम क्या करते हो। सर ईयर एंड का रिबेट ना हम लोग डिस्काउंट जो मिला रहता है उसमें से हम लोग कर देते हैं माइनस। डिस्काउंट देखो यहाँ पे लिखा है, डिस्काउंट बोले तो शेड्यूल नंबर 13, तो ये जो है ये तुम लोगों को माइनस करना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 13 में से। माइनस कहां से करना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 13 दैट इज योर इंटरेस्ट अर्न, बराबर है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर देखो अगर अपन इनकम में से माइनस करेंगे, इनकम का मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में से माइनस का मतलब डेबिट हुआ, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट बोले तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बोल दिया तो शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट करना नहीं है तो हम लोग फिलहाल उसको क्या करेंगे, इग्नोर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 3,50,000 एज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोवाइड करना है। तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट। सो डबल इफेक्ट तो सेम आएगा, एक आएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी जो अपना पीएनएल में जाता है, राइट, और बैलेंस शीट में वंस अगेन शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज एंड, क्योंकि नाम में ही प्रोविजन है। चलो ठीक है, तो अभी फिलहाल तो अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन को हमने कट कर दिया है, कहाँ जाएगा, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट, द डायरेक्टर्स डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड किस पे दोगे, सर शेयर कैपिटल पे। बताओ फटाफट व्हाट इज योर शेयर कैपिटल। सर अपना शेयर कैपिटल है 5 लाख, उस पर डिविडेंड कितना है 10%। तो बताओ फटाफट 5 लाख इंटू 10% दैट गिव्स यू हाउ मच, सर 50,000। 50,000 का अगर तुमको डिविडेंड देना है तो व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट। सर डबल इफेक्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जाएगा एप्रोप्रिएशंस में, कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट का बात करूं तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा, उसके पहले आ जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, और फिर आएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड भी आएगा। ओके, देन सेकंड कहाँ जाएगा, एक तो चलो अप्रोप्रिएशन बोल दिया मतलब पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर डिविडेंड है लायबिलिटी है पे करना पड़ेगा तो उसके लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा, और प्रोविजन बोल दिया इसका मतलब ये जाएगा तुम्हारे बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5 बोले तो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, फिलहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्लियर? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ अपना शेड्यूल बना देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना छोटे छोटे से शेड्यूल बना देता हूँ सो दैट कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। देखो यहाँ पे ये मैंने बना दिया है शेड्यूल नंबर 13। व्हाट इज शेड्यूल नंबर 13, सर शेड्यूल नंबर 13 है
इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा डिटेल में लिखना, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न। बोलो इंटरेस्ट अर्न में क्या आएगा सर, ये वाला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना सर 20,30,000। उसमें से क्या करना पड़ेगा, रिबेट ऑन 31 मार्च 13 बोले तो क्लोजिंग, बोलो 31 मार्च 13 का रिबेट कितना है सर 7,500, तो माइनस कर दो। बोलो अच्छा रिबेट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा सर, बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 5, वेरी नाइस, 20,30,000 minus 7,500 that gives you 20,22,500। ओके, तो ये हो गया अपना शेड्यूल नंबर 13, कितना है 20,22,500। चलो पहला काम खत्म हो गया, शेड्यूल नंबर 13 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 14 पे, राइट। बोलो व्हाट इज योर शेड्यूल नंबर 14, सर शेड्यूल नंबर 14 है अदर इनकम्स, क्या है अदर इनकम। बोलो शेड्यूल नंबर 14 में क्या था सर, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कितना आ रहा है सर, दैट इज 90,000, ओके दैट इज 90,000। देन क्या है सर, रेंट रिसीव्ड 30,000, ओके रेंट रिसीव्ड 30,000। और क्या है शेड्यूल नंबर 14 में सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सर 95,000। अच्छा फटाफट मुझे बताओ, अगर ये प्रॉफिट के जगह पे लॉस होता तो कौन से शेड्यूल में लिखते सर, लॉस होता ना हम लोग यही शेड्यूल में लिखते, शेड्यूल नंबर 14 में लिखते, सिर्फ क्या कर देते ऐसे ब्रैकेट डाल के उसको माइनस कर देते, बट फिलहाल वो प्रॉफिट है तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे, बट याद रखना अगर लॉस हो गया तो वो शेड्यूल नंबर 14 में ही आएगा, बट इट विल बी नेगेटिव। ओके चलो शेड्यूल नंबर 14 खत्म हो गया, क्या क्या है 90,000 प्लस 30,000 प्लस 95,000, टोटल है 2,15,000। सो दिस इज योर शेड्यूल नंबर 14, 2,15,000 plus 20,22,500, that comes to 22,37,500। ओके चलो ये हो गया शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 15 में ना सिर्फ एक आइटम है, इफ यू वांट तुम बना सकते हो, शेड्यूल नंबर 15 बना दो, हेडिंग लिख दो वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और वहां पे लिख दो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, अमाउंट विल बी 12,02,000। ठीक है, मैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 15 नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो एक ही आइटम है। ओके तो डायरेक्टली मैं अमाउंट लिख देता हूँ 12,02,000। एंड फाइनली शेड्यूल नंबर 16 में क्या क्या आएगा, देखो अब शेड्यूल नंबर 16 भी मैं नहीं बना रहा हूँ, बट मैं तुम लोगों को अमाउंट बता देता हूँ उसमें क्या क्या आएगा। बोलो सबसे पहले आएगा सैलरीज एंड अलाउंसेस, कितना 1,05,000 प्लस डायरेक्टर्स फीस का 12,000 प्लस 54,000 रेंट एंड टैक्सेस 54,000 प्लस 12,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्लस 25,000 पोस्टेज एंड टेलीग्राम का प्लस अदर एक्सपेंसेस का 12,000 प्लस ऑडिट फीस का 4,000 प्लस 12,500 डेप्रिसिएशन। बोलो टोटल कम्स टू 2,36,500, total comes to 2,36,500। okay so this is your schedule number 16। then अब शेड्यूल नंबर 16 बनाने के बाद what we will do, we will prepare a working note और ना उस वर्किंग नोट का हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, we will give provision and contingencies, provision and what contingencies। तो यहाँ पे क्या क्या था बताओ फटाफट सर, इसमें था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना सर वो था 7,500।
सॉरी, वो कितना था, दैट वाज 2 lakhs. ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? सर नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का 3,50,000. ओके, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3,50,000. और कुछ है क्या सर? और एक आइटम है बट वो अप्रोप्रिएशन का है, दैट इज डिविडेंड 50,000. डिविडेंड कितना? 50,000. तो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिखो डिविडेंड के यहाँ पे सामने 50,000. सो व्हाट इज द टोटल? सर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज का अगर हम लोग टोटल यहाँ पे करते हैं, सो दैट कम्स टू 2 + 3 5,50,000. 5,50,000. ओके, तो यहाँ पे जो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी है, दिस विल बिकम 5,50,000. टोटल कितना आ रहा है टोटल? सो 12,02,000 प्लस 2,36,500 प्लस 5,50,000. Total is 19,88,500. चलो इनकम कितना है? सो 22,37,500 माइनस एक्सपेंस कितना है? 19,88,500. सो कितना आ रहा है आंसर? सो 2,49,000. बोलो व्हाट इज 2,49,000? सर 2,49,000 इज माय करंट ईयर का प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड? सर इस क्वेश्चन में देखें तो कहीं पे भी P&L अकाउंट हमको दिया नहीं है, मतलब प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड विल बी 0. तो ये टोटल हो जाएगा 2,49,000. ये जो टोटल है, ये सेम टोटल पहले क्या करो, नीचे लिख दो 2,49,000. ओके, देन उसके बाद देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी रिजर्व. क्या ये कंपलसरी है? हाँ सर. कितना परसेंट? 25%. 25% किसका? करंट ईयर के प्रॉफिट का. व्हाट इज योर करंट ईयर का प्रॉफिट? 2,49,000. तो चलो फटाफट बताओ, 2,49,000 इंटू 25%. बोलो कितना आ रहा है? 2,49,000 इंटू 25%, that comes to 62,250. And now balance carried forward to balance sheet will be the balancing figure. बोलो कितना आएगा? सर टोटल है 2,49,000 minus 62,250 minus 50,000. So the balance is 1,36,750. 1,36,750. ओके, कितना इजी क्वेश्चन है देखो. चलो फटाफट जरा देख लेते इन लोगों ने कैसे किया है और इन लोगों का आंसर क्या है. देखो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 2025 2,15,000 टोटल 22 1202 2,36,000 5,50,000 1988 2,49,000. फिर ब्रॉड फॉरवर्ड इज नील. टोटल 249. स्टैट्यूटरी रिजर्व में 62,250. ट्रांसफर टू अदर रिजर्व ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रपोज डिविडेंड में 50,000. बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट विल बी 1,36,750. ओके, मैं तुम लोग को एक सिर्फ शेड्यूल नंबर 16 दिखा देता हूँ सो दैट कि तुम लोगों को एक समझ में आ जाए. मैंने वो चीज किया नहीं है. ये देखो यहाँ शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब उसने एक्सपेंसेस लिख दिए. वो सब एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख के उसका टोटल 236,500. मैंने शेड्यूल नंबर 16 नहीं बनाया था, इसलिए तुम लोग को ये शेड्यूल नंबर 16 मैंने वीडियो में दिखा दी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है, लेट्स सी. The following details are extracted from the books of Heaven Bank Limited, a commercial bank as on 31st March 16. ठीक है, तो जो ईयर एंड है दैट इज 31st March 16. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्या दिया है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. बोलो शेड्यूल नंबर 30.
इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 आएगा, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सैलरी शेड्यूल नंबर 16, डायरेक्टर्स फीस 16, रेंट पेड 16, पोस्टेज टेलीग्राम 16, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 जो यहाँ पे आने वाला नहीं है, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज ये बैंकों को मिलेगा, तो दैट इज योर अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14, मैं रिपीट करो लॉस रहेगा तो क्या होगा, शेड्यूल नंबर 14 में से माइनस, वेरी गुड, डेप्रीसिएशन 16, लॉ चार्जेस 16, ऑडिट फीस 16, ओके चल। अब क्या दिया है यहाँ पे, लेट्स सी, a customer to whom a sum of rupees 100 lakhs has been advanced, मतलब हम लोग ने क्या किया, एक कस्टमर को 100 lakhs का एडवांस दिया, बोले तो लोन्स एंड एडवांसेस, has became insolvent and is expected only 50% can be recovered from his estate, मतलब आउट ऑफ 100 lakhs हमको मालूम है हमको 50% ही मिलेगा, तो 50% नहीं मिलेगा, तो उस 50% का हम लोग को प्रोविजन करना पड़ेगा। So 50 lakhs will be your provision for bad debts, ठीक है, इसको हम लोग प्रोविजन और एडवांसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। What is the next point? There were also other debts for which a provision of 15 lakh was found necessary by the auditor, लो और 15 lakhs का और करना है, तो इन शॉर्ट ये 50 प्लस ये 15 टोटल मिला के 65 lakhs का टोटल प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट। देन rebate on bills discounted as on 31st March 15 was 1,20,000 and 31st March 16 was 1,60,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1,20,000 है दैट इज योर ओपनिंग रिबेट, है ना, और ये जो 1,60,000 है दैट इज क्लोजिंग रिबेट, राइट। तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी योर शेड्यूल 13, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ओपनिंग प्लस डिस्काउंट जो करंट ईयर का इनकम है वो माइनस क्लोजिंग, ऐसे करते हैं, तो मेरे को बताओ फटाफट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग, ये सब जो भी है दैट इज रुपीज इन लैक्स है, राइट, ओके। व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट है 390 लैक्स, ये जो डिस्काउंट है दैट इज 390 इन टर्म्स ऑफ लैक्स, राइट। ओपनिंग कितना है सर, 1,20,000 बोले तो 1.2, और क्लोजिंग कितना है 1,60,000 का मतलब होता है 1.6, तो देखो मैंने क्या किया, ओपनिंग प्लस करंट ईयर का डिस्काउंट माइनस क्लोजिंग, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर सर, 1.2 प्लस 390 माइनस 1.6, so my answer will be 389.6, so this 389.6 is my schedule number 13 का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ओके चल। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है प्रोवाइड 65 lakhs फॉर इनकम टैक्स, तो ये तो अभी प्रीवियस सब में भी हम लोग ने देखा 65 lakhs का व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट, एक तो जाएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी और दूसरा जाएगा शेड्यूल 5 में, वेरी गुड। द डायरेक्टर्स डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड, बोलो व्हाट इज योर शेयर कैपिटल, सर अपना जो शेयर कैपिटल दैट इज 100 lakhs का, ठीक है, रुपीज इन लैक्स में ही बात हो रहा है, तो 100 का 10% कम्स टू 10 lakhs, तो 10 lakhs का डिविडेंड देना पड़ेगा, फटाफट डबल इफेक्ट बताओ सर, एक तो एप्रोप्रिएशन और दूसरा जाएगा शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड 25% फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया रहेगा तो करना तो कंपलसरी है, राइट। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st March 15 मतलब ओपनिंग वाज हाउ मच, नील, लो ये एडजस्टमेंट भी नहीं दिया होता तो भी हम लोग ओपनिंग तो वैसे भी नील लेते, राइट। चलो तो इसी के साथ अपना जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है यहाँ पे एंड हो गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेड्यूल नंबर 13,
शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16 और लास्ट में लिख दो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का अमाउंट। ठीक है, ये शेड्यूल नंबर बनाना पड़ेगा। चलो शेड्यूल नंबर 13 में अगर मैं बात करूं, शेड्यूल नंबर 13 का अगर मैं बात करूं तो ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट था। उसके अंदर हमने ओपनिंग प्लस डिस्काउंट माइनस क्लोजिंग करके ये अमाउंट निकाला है 389.6। सो द आंसर फॉर शेड्यूल नंबर 13 इज 389.6। कितना है? 389.6। शेड्यूल नंबर 14, 20 plus 7 plus 21, सर टोटल है 48। शेड्यूल नंबर 15, सर एक ही आइटम है 204। शेड्यूल नंबर 16, 20 plus 3 plus 9 plus 6, बोलो 20 plus 3 plus 9 plus 6, 80 तो आना नहीं है, 341 मतलब टोटल 8 plus 8, सो टोटल आ गया 46। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में कितना आएगा? सर देखो ये 50, ये 15 बराबर, फिर ये 65, राइट। ये तो जो है ये तो जाएगा अप्रोप्रिएशन में, डिविडेंड है, तो इट कम्स टू 50 प्लस 15 प्लस 65, टोटल इज 130। ओके चलो, अगर मैं टोटल इनकम का बात करूं, टोटल इनकम तो कितना आएगा? सर 389.6 प्लस 48, टोटल 437.6। अच्छा, टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? सर इट विल बी 204 प्लस 46 प्लस 130, so total comes to 380. So what is your current year का profit? सर 437.6 minus 380, so मेरा जो current year का profit है that will be 57.6, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 0, तो मेरा टोटल आ गया 57.6। अब उसमें से हम स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, डिविडेंड देंगे एंड बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। बोलो टोटल विल बी 57.6। उसमें से स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना जाएगा? सर करंट ईयर का जो प्रॉफिट है दैट इज 57.6 का 25%, सो दैट कम्स टू 14.4। सर डिविडेंड में कितना जाएगा? 100 का 10%, सो दैट इज 10। तो व्हाट इज योर बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट? सर 57.6 minus 14.4 minus 10, so my balance will be 33.2। ओके चलो फटाफट जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली तुम लोग को बता देता हूँ, फाइनल आंसर जो है दैट इज बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट इज 33.2। ओके, एक बार ये पूरा सॉल्यूशन एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूँ सो दैट कि तुम लोग इजीली सॉल्व कर सको। 389.6 है प्लस 48 437.6 हो गया, 204 प्लस 46 प्लस 130 का प्रोविजन है कंटिन्यूसी, टोटल विल बी 380। उसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट 57.6, लास्ट ईयर का 0, तो टोटल 57.6। तो ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। 14.4 इज व्हाट ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, 10 का डिविडेंड है, तो बैलेंस विल बी योर ट्रांसफर टू व्हाट बैलेंस शीट। ओके चलो, तो यहाँ पे इसने शेड्यूल नंबर 13 दिया हुआ है हम लोगों को और बोला है रेफर वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में इन लोगों को 389.6 कैसे आया? तो देखो यहाँ पे लिखा, दिस इज योर वर्किंग नोट 390, उसके अंदर ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, सो दिस इज योर बैलेंस। ओके, शेड्यूल नंबर 14 में क्या लिया? कमीशन लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, टोटल इज 48। फिर उसके बाद इन लोगों ने शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी बनाया 204, उसका टोटल भी वही सेम ले लिया क्योंकि एक ही आइटम।
एंड देन शेड्यूल नंबर 16 में आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और उसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो दैट कम्स टू 46। और जब हम लोग ने भी लिया था तो उसका टोटल कितना लिया था, 46 ही तो लिया था। समझा? श्योर? चलो अभी फटाफट बुक बंद करो, वीडियो पॉज करो और बुक ओपन करके सम को सॉल्व करो विदाउट सीइंग एनीथिंग। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जरा ध्यान दो। Some of the items in the trial balance of Canic Bank Limited as of 31st March 2012 were as follows। तो क्या डेट दी है, 31st March 2012, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस दिया है 71,50,000। अच्छा, बिफोर रीडिंग विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोला है, रिक्वायर्ड क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का 84 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 52 फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2012, ठीक है। तो शॉर्टकट में बात करो तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है, वो भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है December 14 में फॉर 8 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मैं शेड्यूल नंबर का बात करूँ लोन्स एंड एडवांसेस का, तो दैट शेड्यूल नंबर विल बी 9। शेड्यूल नंबर 9 विल बी योर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे ना करंट अकाउंट लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट का 15 lakhs, ठीक है। अब ये ना एक्चुअली बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट का क्या काम है और कैसा है। बट एज ऑफ नाउ एक काम करते हैं, फिलहाल उसको फॉर द टाइमिंग साइड में रख देते हैं उसको। जब बैलेंस शीट के बारे में करेंगे ना तब मैं तुम लोग को ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 66 lakhs को साइड में रख देते हैं। अच्छा, करंट अकाउंट शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा? सर अगर करंट अकाउंट बात करो तो जैसे सेविंग अकाउंट होता है, हम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो इट इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी फॉर बैंक, राइट। और लाइबिलिटी में ये जाएगा तुम्हारे डिपॉजिट, मतलब शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा, है ना। पहला शेयर कैपिटल था, दूसरा रिजर्व, तीसरा डिपॉजिट, चौथा बोरोइंग्स, राइट। तो ये बोरोइंग्स तो है नहीं, तो करंट अकाउंट बोले तो दैट बिकम्स योर डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 3। अच्छा, और एक बात मैं बोलूँ, ये जो ओवरड्राफ्ट है याद है सीसीओडी, तो वो ओवरड्राफ्ट बोले तो शेड्यूल नंबर 9। अब ये 3 भी है 9 भी है, क्या है मैं तुम लोग को बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फिलहाल वो काम का नहीं है। बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड भी जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। नाउ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स फटाफट बताओ, डिपॉजिट बोले तो असेट का लायबिलिटी। सो डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो पब्लिक ने बैंक में भरा हुआ है, तो उसके ऊपर बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स इज एन एक्सपेंस। शेड्यूल नंबर बताओ सर, ये पेमेंट है बोले तो शेड्यूल नंबर 15। वेरी नाइस। देन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अब याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली अपने दिमाग में क्या होता है, लोन का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ पे बैंक में लोन को ना लोन नहीं बोलते, उसको बोरोइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोन लिखा हुआ है, ये लोन का मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ये वो लोन है जो बैंक ने लोगों को दिया हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा। तो दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर इनकम, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट भी बैंक के लिए इनकम है, बिल डिस्काउंटेड वाला डिस्काउंट ये भी इनकम है, शेड्यूल नंबर 13। लेकिन 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 इसने क्या बोला है, सब्जेक्ट टू अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 30,000। याद रखना अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, बताओ फटाफट व्हाट इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। सर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब होता है क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग रिबेट हम लोग डिस्काउंट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताओ फटाफट 2,01,000 माइनस 30,000 कैलसी। सर 2,01,000 माइनस 30,000 उसका अमाउंट आ जाएगा 1,71,000। तो मैं 2,01,000 पे भी ध्यान नहीं दूंगा, 30,000 पे भी ध्यान नहीं दूंगा, आई विल राइट 1,71,000 डायरेक्टली जो क्लोजिंग रिबेट है उसमें से माइनस करने के बाद। ओके, देन नेक्स्ट क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अच्छा फटाफट बताओ कैश क्रेडिट क्या है। सर कैश क्रेडिट इज वन एडवांसेस,
एडवांसेस मतलब तुमने लोगों को क्रेडिट दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, तो ये भी अपने लिए इनकम हुआ शेड्यूल नंबर 30। कमीशन अर्न्ड शेड्यूल नंबर 40। लॉस, देखो लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 34,000 शेड्यूल नंबर 14 लेकिन नेगेटिव है ना। सैलरीज एंड अलाउंसेस शेड्यूल नंबर 16, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, जैसे करंट डिपॉजिट है वैसे सेविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 15। ऑडिटर्स फीस 16, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सीसीओडी, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है अपने लिए शेड्यूल 9 राइट, सीसीओडी तो एडवांसेस हो गया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो शेड्यूल नंबर 13 राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं मार्क करके रख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, याद रखना डेट देखो 1 अप्रैल 11, अपना डेट क्या है 31 मार्च 12, मतलब ये 42,000 ओपनिंग है, फिर ये बैड डेट्स उन लोगों ने कुछ तो दिया हुआ है राइट। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, तो ये जो मैंने अभी ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है ये एक पूरा बंच है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का 1 अप्रैल 11 मतलब ओपनिंग, ओपनिंग 66,000 है। इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर 2011-12 कितना है 54,000 एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 84। तो मैंने क्या किया, एक पूरे ग्रीन मार्कर से मैंने हाईलाइट किया है और दूसरा मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया, ये दोनों अलग एक पॉइंट है जो हम लोगों को अभी सीखना है। अगर तुम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर पहले किया है देन इट विल बिकम वेरी इजी, बट अगर मान लो तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू कि ये सम तुम कैश फ्लो करने के बाद करो, कंपैरेटिवली थोड़ा काम तुम लोग का इजी हो जाएगा। ओके चलो, तो फिर अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये जो ग्रीन मार्कर और ब्लू मार्कर से हम लोग ने जो किया हुआ है मार्किंग उसके बारे में देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिखता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलो फटाफट मेरे को बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स अपने लिए असेट है लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा क्रेडिट, तो यहाँ लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ओपनिंग, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग टैक्स, सर अगर मैं ओपनिंग के टैक्स का बात करूं इट इज 66, वेरी नाइस। क्लोजिंग कितना था, सर अगर मैं क्लोजिंग का बात करूं तो देखो ईयर एंड बोला, ईयर एंड मार्च 2012 का 84 है, सर क्लोजिंग है 84 राइट। अच्छा अब अगर तुम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया है तो उसका रूल क्या बोलता है, ये 66,000 ओपनिंग है बोले तो लास्ट ईयर का, उसको करंट ईयर में तुम पे करो, और ये जो 84 है ये क्लोजिंग है, तुमको नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा, बट ये करंट ईयर का टैक्स है तो इट विल बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब वो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए 66,000 और यहाँ आना चाहिए 84,000। ये जो लास्ट ईयर का ये हम लोग पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बैंक, और ये जो 84 है वो नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे बट वो करंट ईयर का टैक्स है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि करंट ईयर का टैक्स है तो करंट ईयर के पीएनएल में तो जाना चाहिए राइट, वेरी गुड। अब मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में तुम लोगों को देखो यहाँ पे टैक्स पेड का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया है सर 54, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये है 54 एंड दिस अमाउंट विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर। बोलो कितना आएगा, सर देखो 54,000 प्लस 84,000 minus 66,000, so the sir balance is 72,000। इसका मतलब मेरे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब मैं टैक्स लिखूंगा दैट अमाउंट ऑफ टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी 72,000. तो ये जो है दिस इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स इन करंट ईयर. ओके, चल. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आरडीडी का अकाउंट बनाऊं, आरडीडी बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है. अगर तुमने ग्रुप 1 किया रहेगा तो वेरी गुड, नहीं किया रहेगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, आरडीडी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी जिसका बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि हम लोग उसको डेटर्स में से माइनस करते हैं, राइट. तो यहाँ पे आरडीडी में भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन. सो बोलो आरडीडी का ओपनिंग कितना है. सर आरडीडी का ओपनिंग है 42. वेरी नाइस. आरडीडी का क्लोजिंग कितना है. सर आरडीडी का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग है 52. वेरी गुड. अच्छा मुझे बताओ बैड डेट्स का जो एंट्री क्या आता है. सर नॉर्मली एंट्री आएगा बैड डेट्स टू डेटर्स, और वो बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफर होगा, नॉर्मली पीएनएल में. तो एंट्री आता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दिख रहा है तुम लोगों को बैड डेट्स का 21. दिस बैड डेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू पीएनएल. ये बैड डेट्स जाएगा तुम्हारे आरडीडी में. अगर याद है तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड तुम्हारे में ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी ऐसे टाइप से हम लोग लिखते थे, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो बैड डेट्स है उसको हम लोग पहले ट्रांसफर करेंगे आरडीडी में, एंड देन द आरडीडी का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. तो बैड डेट्स का अगर बैड डेट्स का बारे में अगर हम लोग बात करें तो बैड डेट्स अपने लिए लॉस है, तो बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे. तो जर्नल एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. आरडीडी अकाउंट में विच साइड. सर आरडीडी अकाउंट के डेबिट साइड में. वेरी गुड. तो आरडीडी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स कितना. सर 21,000. वेरी गुड. अब देखो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली. ये जो है ना ये क्लोजिंग है, ये जो है ये ओपनिंग है. ये जो ओपनिंग है ना अपने 12th स्टैंडर्ड के भाषा में बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, क्योंकि ओपनिंग है. ये जो क्लोजिंग होता है ना इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, और ये जो है ये है अपना बैड डेट्स. तो अगर तुमको याद रहेगा 12th स्टैंडर्ड का हम लोग फॉर्मेट ऐसे बोलते थे, बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, दोनों भी बैड डेट्स को प्लस करो. तो चलो ये बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी है ना. हम क्या करते थे, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, और तब जाके हम लोग को मिलता था बैलेंसिंग फिगर जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे. तो गोल गोल घूम के जो भी मैंने यहाँ पे किया है ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वो फॉर्मेट में था, ये फॉर्मेट में नहीं है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ अकाउंट. बोलो बैड डेट्स का 21 प्लस न्यू आरडीडी का 54 माइनस ओल्ड आरडीडी का 42. सो माय बैलेंस इज 33,000 which will be transferred to my profit and loss account. ओके, चलो. तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 72,000 का, ये वाला 72 और ये वाला 33, ये दोनों कहाँ जाएगा. इट विल गो टू योर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज. कहाँ जाएगा, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज. ओके, चलो. तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार, ध्यान दो जरा. शेड्यूल नंबर 13 में, शेड्यूल नंबर 13 का बात करें क्या क्या आएगा. अमाउंट बताओ. सर एक तो आएगा 2,25,000. कैलसी ले लो 2,25,000. वेरी नाइस. प्लस सर 171. एक्चुअली ये 171 कैसे है सब लोगों को समझा. 2,01,000 में से 30,000 का जो क्लोजिंग अपना ये था क्लोजिंग रिबेट, वो हमने क्या किया, माइनस किया. तो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है प्लस 1,71,000. वेरी नाइस. चलो फिर क्या आएगा सर, 1,05,000 का इंटरेस्ट ऑन सीसी, तो प्लस 1,05,000. ओके. और क्या आएगा सर, 95,000 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो प्लस 95,000. सो माय टोटल कम्स टू शेड्यूल नंबर 13 का जो टोटल है दैट इज
5,96,000। अब ना इन लोगों ने ये गड़बड़ किया है थोड़ा सा, इन लोगों ने 626 लिखा है, हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 596। हम लोग कितना लिखेंगे 596, अपना फाइनल आंसर राइट आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इन लोग का 626 क्यों आ रहा है मैं तुम लोग को सिर्फ बता देता हूँ। इन लोग ने 30,000 है ना, ये वाला 30,000 ये वाला ये माइनस नहीं किया है, वो लोग क्या करेंगे नीचे माइनस करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग। हम लोग शेड्यूल नंबर 13 में ही माइनस करेंगे। ओके चलो, ये हो गया शेड्यूल नंबर 13। अब आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 14 कैल्सी। पहले आ जाएगा सर 47,000, तो लिखो 47। फिर ना सर माइनस होगा 34, माइनस 34,000। और सर उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 में कुछ है ही नहीं, तो चलो आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ये है 13,000। ओके, ये 13,000 परफेक्ट है। तो अपने हिसाब से टोटल कितना आएगा सर 596 प्लस 13, तो अपने हिसाब से टोटल आएगा 609। ओके चलो, शेड्यूल नंबर 15 कैल्सी। पहले आएगा 1,55,000। उसके बाद 15 में आ जाएगा 75, तो प्लस 75। और कुछ आ रहा है क्या सर? और तो कुछ शेड्यूल नंबर 15 में दिख नहीं रहा है। ओके, तो दैट कम्स टू 2,30,000, तो ये आ गया 230 परफेक्ट है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोले तो शेड्यूल नंबर 16 बोलो 82,000 प्लस 5,000 प्लस ये वाला 5,000 ऑडिटर्स फीस का, प्लस कुछ नहीं, शेड्यूल नंबर 16 इज ओवर, सो टोटल इज 92,000, सो दिस इज 92,000। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। तो जरा चेक कर लेते हैं प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में क्या क्या जाएगा। तो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तो जाएगा ये 72,000, दूसरा जाएगा ये 33,000, राइट। तो बोलो 72,000 प्लस 33,000 टोटल कितना आ गया 1,05,000। ओके, इसके अलावा और कुछ है क्या प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में जाने जैसा? देखो जरा ध्यान से सर, और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहे। ओके, तो 1,05,000 बराबर है, तो ये आ जाएगा 1,05,000। सर इन लोगों को देखो कितना आ रहा है 72,000 है, जरा चेक कर लो, ये 72 ये वाला आ गया। फिर इन लोग को ये आ रहा है 31। सर 31 क्यों आ रहा है इनका? चलो एक बार जरा यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, ओपनिंग 66, पेड 54, दिस इज 84, सो दिस इज 72। ओके, वो परफेक्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ओपनिंग 42, क्लोजिंग 52। चेक कर लेते हैं जरा, ओपनिंग 42, क्लोजिंग 52, हमने 54 लिखा है, क्यों? लेट्स सी, क्वेश्चन में आ जाओ, देखो जरा। ओ माय गॉड, इट इज 52, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे फिर ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, दिस विल बिकम 52,000 और इसकी वजह से दिस विल बिकम 31,000। ओके चलो, तो ये 31 आ जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस विल बिकम 31, तो 72 प्लस 31, द टोटल कम्स टू 103, टोटल कम्स टू 103। ओके अच्छा, अब ये वाला देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये जो 30 है ना, ये हमने ऑलरेडी इसमें से माइनस कर रखा है। इन लोग ने क्या किया, ये 626 अलग और ये 30 अलग से लिखा हुआ है। ओके, तो तुमको हमने क्या किया, वो 30 उसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 230 प्लस 92 प्लस 103, सो द टोटल इज 425। बोलो इनकम कितना है सर 609, माइनस एक्सपेंस कितना है 425, सो द बैलेंस इज 184, मतलब ये तो करेक्ट आ रहा है। माय फाइनल आंसर जो है, जो मेरा नेट प्रॉफिट है, वो 184 ही आ रहा है। ओके
मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज नील, तो दिस कम्स टू 184। 184 का 25%, बोलो कितना आ रहा है 184 का 25%? सर 46। तो 46 कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू व्हाट? बैलेंस शीट। तो दैट अमाउंट विल बी 138। ओके, तो मैंने एक छोटा सा सिली मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पे एक्चुअली इट वाज 52, मैंने गलती से 54 लिखा। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक सम बहुत इजी है। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और दूसरा आरडीडी अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तुम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में अच्छे से किया रहेगा, और ये जो आरडीडी अकाउंट है ना, ये आरडीडी अकाउंट तुम लोग को ग्रुप 1 में जब तुम लोग ने फाइनल अकाउंट किया होगा तभी ये अच्छे से तुम लोग ने किया होगा इन आरडीडी। ठीक है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और तो कुछ इसके अंदर बाकी नहीं है। एक बार ये सॉल्यूशन तुम लोग देख लो कि इन लोगों ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, चल, थैंक यू। Now let's go to the last concept or last type of sum in this topic, and that is preparation of balance sheet। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए एक सम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी। ये सम देखने से पहले अगर तुम लोगों को बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बाय हार्ट नहीं रहेगा तो पहले वो फॉर्मेट बाय हार्ट करो एंड देन ओनली सी दिस वीडियो। ओके, चलो। From the following trial balance and the additional information, prepare balance sheet of Lakshmi Bank, a scheduled commercial bank as on 31st March 2013। ठीक है, चलो डायरेक्टली शेड्यूल नंबर बोलना है। ठीक है, चलो कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर, पहली बात ये समझ लो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस बोले तो असेट साइड। कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 9, सीसीओडी अपना एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। वेरी गुड। कैश इन हैंड बोलो। सर कैश इन हैंड बोले तो असेट साइड का पहला आइटम, 5 तक तो लाइबिलिटी था, तो असेट साइड में फर्स्ट बोले तो 6। कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, हम लोग जब शेड्यूल नंबर 6 बोलते थे तो उसमें क्या बोलते थे? कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई। तो ये जो कैश विथ आरबीआई दैट इज नथिंग बट व्हाट? शेड्यूल नंबर 6। कैश विथ अदर बैंक्स, कैश विथ अदर बैंक बोले तो बैलेंस विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7। ओके, गोल्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8। सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8। राइट, अब जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तुम लोग को बोला था करंट अकाउंट के बारे में, देखो यहाँ पे भी करंट अकाउंट है, यहाँ पे भी करंट अकाउंट है। सर करंट अकाउंट असेट में भी है, लाइबिलिटी में भी है। हाँ, अब देखो मैं तुम लोगों को ना एक्सप्लेन करता हूँ कि करंट अकाउंट असेट में और लाइबिलिटी में दोनों जगह पे क्यों है। देखो ध्यान से सुनो। बैंक है ना, दो टाइप का अकाउंट ओपन करता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। बराबर है? अच्छा, फिक्स्ड अकाउंट भी, फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है, बट फिलहाल अपन सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट का बात करते हैं। बराबर? अच्छा, अगर मैं सेविंग अकाउंट का बात करूं तो ये इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, जैसे मेरे नाम का अकाउंट, आपके नाम का अकाउंट, इंडिविजुअल, दैट इज सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? सर करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, बिजनेस का अकाउंट। ना सेविंग अकाउंट में क्या है? मान लो आपके अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए है, 50,000, और आप विड्रॉ कर रहे हो 55,000। क्या वो विड्रॉ होगा? क्या वो तुम्हारे अकाउंट से निकलेगा? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। चलो आ जाओ करंट अकाउंट में। अकाउंट में 50,000 है, तुमको विड्रॉ करना है 55, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस। तो तुम्हारे अकाउंट में कितना था? 50, तुमने कितना विड्रॉ किया? 55, कितना एक्स्ट्रा विड्रॉ किया? 5,000। सो दिस इज नथिंग बट ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और ये जो ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी वो सिर्फ करंट अकाउंट में ही होता है। क्लियर? ओके, अब जब मेरे बैंक में 50,000 रुपीज थे, मैंने बैंक में रखा था 50,000,
तो बैंक के लिए लाइबिलिटी हुआ, क्योंकि बैंक ने मेरे 50,000 रुपए रखे, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, इट बिकम्स पेएबल टू मी, बैंक मुझे पे करेगा, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैंने 50 में से विड्रॉ किया 55, मतलब मैंने बैंक में से 50 के जगह पे 55 विड्रॉ किया, 5,000 एक्स्ट्रा, तो वो जो 5,000 है दैट बिकम्स पेएबल फॉर मी टू बैंक। तो मतलब मैंने 5,000 बैंक से ज्यादा लिए तो मेरे को बैंक को रीपे करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स रिसीवेबल फॉर बैंक। तो ये जो 5,000 है दैट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल फॉर whom, फॉर बैंक। और ये जो रिसीवेबल है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ये जो ओवरड्राफ्ट है दैट इज नथिंग बट इट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट कभी भी ओपन करेंगे, अगर बिजनेसमैन लोगों ने बैंक में पैसा रखा है तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होता है, और अगर बिजनेसमैन ने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है तो वो ओवरड्राफ्ट बिकम्स बैंक के लिए रिसीवेबल, तो इसीलिए उसको हम लोग शेड्यूल नंबर 9 में ओवरड्राफ्ट में लिखते हैं। क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो देखो ये जो करंट अकाउंट लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट ओडी, ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट बोले तो शेड्यूल नंबर 9 सीसीओडी, राइट। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस अपना फिक्स एसेट है शेड्यूल नंबर 10, फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10, और टर्म लोन, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन शेड्यूल नंबर 9। एडवांसेस, याद है एडवांसेस में क्या क्या नाम बोला था, बताओ फटाफट। एडवांसेस में हम लोग ने पहले बोला था बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, फिर उसके बाद बोला था सीसीओडी, और फिर उसके बाद बोला था टर्म लोन। तो ये क्या है अपना टर्म लोन, ओके। देन शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज, ये नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ना येलो से मार्क किया हुआ है, क्यों, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट बोला शेड्यूल नंबर 3, सेविंग डिपॉजिट बोला शेड्यूल नंबर 3, करंट अकाउंट बोले तो ये करंट डिपॉजिट होता है, तो दैट इज ऑल्सो शेड्यूल नंबर 3। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल विल गो टू योर शेड्यूल नंबर 5, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, एंड देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स बोले तो शेड्यूल नंबर 4, ओके। चल अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बिल्स फॉर कलेक्शन, इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, ये तुम्हारा फुटनोट में आ जाएगा, राइट। तो बैलेंस शीट के बाद जब हम लोग फुटनोट बनाएंगे उसमें लिख देने। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट्स मतलब शेड्यूल नंबर 12, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो ये भी हो जाएगा शेड्यूल नंबर 12 विच इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एंड ये जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, इस लास्ट वाले एडजस्टमेंट को हम लोग कर देंगे इग्नोर। सर क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से, और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ना करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किया रहेगा, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किया रहेगा, तो 50 बार करने का थोड़ी ना जरूरत है, तो वो क्यों दिया है, ओनली टू कंफ्यूज यू, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू, अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर तुमको ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली अपन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं फिक्स असेट 100 माइनस डेप्रिसिएशन 10 और बैलेंस आता है 90, बराबर। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया है, ये 90 दे दिया है ऊपर क्वेश्चन में और 10 दे दिया है एडजस्टमेंट में। तो व्हाट यू पीपल कैन डू, ये 90 लिखो, ये 10 लिखो और प्लस करके ये फिक्स एसेट बता दो। तो अगर तुमने ये एडजस्टमेंट को इग्नोर किया तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे, फिक्स एसेट को 90 लिख दोगे तो भी टैली होगा। अगर ये एडजस्टमेंट को इग्नोर नहीं किया तो तुम उसको ऐसे टाइप से कुछ प्रेजेंट करोगे जहां पे आउटर कॉलम में तो नेट अमाउंट लिखेगे, फिर इनर कॉलम में डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस करके यू विल राइट दिस फिगर, ओके। मेरा बात मानो तो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दो, क्या लेना देना है, ओके। चल अब हम लोग वापस से आ जाते हैं यहाँ वाले ये वाले पार्ट में। अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे, ध्यान से, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है,
और ये जो नेट प्रॉफिट है दैट इज बिफोर अप्रोप्रिएशन। कभी भी याद रखना, अगर अप्रोप्रिएशन के पहले का है, बिफोर अप्रोप्रिएशन, तो उसमें से अपने को ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करना तो कंपलसरी है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ना यहाँ पे एक छोटा सा ना फॉर्मेट बनाते हैं अपना पीएनएल वाला। कौन सा वाला फॉर्मेट? देखो, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट और लॉस फॉर करंट ईयर, प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। और नेक्स्ट आएगा अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, एक कंपलसरी है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो कि 25% है, किसका? करंट ईयर के प्रॉफिट का। एंड देन बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ओके, चलो अब एज पर दी रूल, एज पर दी रूल क्या बोलता है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, ओनली वन इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट। तो बताओ 225 कहाँ जाएगा सर? 225 यहाँ पे जाएगा मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट। 618 कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा यहाँ पे 618 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब लास्ट ईयर का। हो गया 225 प्लस 618, टोटल कितना आ गया सर? 843 आ गया। वो 843 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? तो अब जरा ध्यान दो, करंट ईयर के प्रॉफिट का एक इफेक्ट हो गया है, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड का एक इफेक्ट हो गया है। इसका मतलब इन दो अमाउंट को अब तुमको कर देना है इग्नोर। ओके, देन ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है? 25% ऑफ 225। बोलो कैलसी, 225 इंटू 25% कितना आएगा सर? 56.25। वेरी गुड। और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कितना आएगा? -843, so that comes to 786.75। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 56.25 और ये 786.75 क्या ये ट्रायल बैलेंस में दिया है? नहीं सर। इसका मतलब इन दोनों फिगर का सेकेंड इफेक्ट आएगा और कहाँ जाएगा? देखो, ये जो 56.25 वो ऐड होगा कहाँ पे? स्टैट्यूटरी रिजर्व में। और ये जो है ये जाएगा तुम्हारे शेड्यूल नंबर 2 में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, चलो स्टैट्यूटरी रिजर्व में जरा ऐड कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है सर? 346.5 है, उसमें ऐड करेंगे 56.25, तो कितना आएगा सर? 346.5 प्लस 56.25 कितना आ रहा है सर? इट कम्स टू 402.75, 402.75। चलो फटाफट मैं तुम लोग को ना इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, एक बार देख लो। स्टैट्यूटरी रिजर्व दिख रहा है ये 346 प्लस 56, 402.75, ये आ गया स्टैट्यूटरी रिजर्व, बराबर है। और ये जो पीएनएल अकाउंट है 618 और ये टोटल कितना आ गया? 786.75। तो यही मैंने बोला था ना, 786.75। दिस विल गो टू योर शेड्यूल 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तुम्हारा शेड्यूल 2 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इसके अंदर ये अमाउंट आ गया। तो ये है तुम्हारा स्टैट्यूटरी रिजर्व और ये है तुम्हारा पीएनएल, दोनों का टोटल कर लो। कितना आ रहा है सर? 402.75 प्लस 786.75, total comes to 1189.5। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अभी और क्या है यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते, देखो ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और यहाँ पे आ जाएगा असेट, बराबर। अच्छा याद कैसे बोला था मैंने? CRDBO CBILS
अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अदर असेट्स इन लोगों ने नहीं लिखा है, एक्चुअली तुम लोग लिखने के लिए लिख देना अदर असेट्स भी फॉर्मेट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी और फिर बिल्स फॉर कलेक्शन। ओके, सी का मतलब कैपिटल, आर का मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, फिक्स असेट। इसके बाद एक अदर असेट्स है जो इन लोगों ने नहीं लिखा है। आई विल सजेस्ट कि तुम लिख लो, बैलेंस जीरो लिख देना, क्योंकि अदर असेट शेड्यूल नंबर 11 हमने यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है, देयर इज नो शेड्यूल नंबर 11, है ना। चलो ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन सब कुछ चेक कर लेते हैं। ध्यान दो, शेड्यूल नंबर 1 कितना है, 297। देखो 297। शेड्यूल नंबर 2 तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे ये वाला फिगर देख लिया, कितना है, 1189.5, 1189.5। शेड्यूल नंबर 3, चलो 775.5 प्लस 675 प्लस 780.18, that's it, 2230.68, 2230.68, right? Borrowing schedule number 4 165, that is 165। उसके बाद bills payable schedule number 5 0.15, 0.15, and then this is the final total। okay, then उसके बाद शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 में क्या आएगा, देखो 1 आइटम एंड 2 आइटम, 240 एंड 67, 240.23 प्लस 67.82, so that comes to 308.05। तो लेट्स सी 308.05। ओके, आफ्टर 6, शेड्यूल नंबर 6 के बाद 7, दिस एंड दिस, टोटल कितना आएगा, 132.81, 132.81 प्लस 315.8.18, so that comes to 447.99, 447.99। और कहीं पे कुछ है क्या, शेड्यूल नंबर 7, सर दिख तो नहीं रहा है शेड्यूल नंबर 7 में और कुछ। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों का टोटल फिर से एक बार कर लेते हैं, 132.81 प्लस 315.18, 447.99 ही आ रहा है, तो इसको मैंने कट कर दिया, 447.99, दिस विल बी अवर फाइनल वैल्यू, ठीक है, फॉर शेड्यूल नंबर 7। चलो 8 का बात कर लेते हैं अभी। 8, शेड्यूल नंबर 8, 1 एंड 2 आइटम, बोलो 82.84 प्लस 365.25, टोटल इज 448.09, 448.09। ओके, देन शेड्यूल नंबर 9 में 1 आइटम, 2 आइटम और यहाँ पे 3, 1218.15 प्लस ये ऐड कर लिया, प्लस 42 प्लस 42 प्लस 1189.32, सो टोटल आ रहा है 2449.47, 2449.47। अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने ना ये गड़बड़ किया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया पता है, ये जो 42 है, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है 42, ये इन लोगों ने शेड्यूल 9 में लिखने के बजाय शेड्यूल 6 में लिखा है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग उसको शेड्यूल नंबर 9 में ही लिखेंगे। ओके, देन आफ्टर शेड्यूल नंबर 9 नेक्स्ट इज 10। 10 में क्या है, 133.55 प्लस
95.18, so that comes to 228.73, and finally this will be your tally amount. एक बार जरा tally amount check कर लेते, देखो 308.05 plus 447.99 plus 448.09 plus 2449.47 plus 228.73, so that comes to 3882.33. क्लियर? चलो, फिर उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे देखो उसने ना बिल्स फॉर कलेक्शन दिया है 18,10,000. अब रुपीज इन लैक्स है तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है 18.10, राइट. और कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिस इज 14,12,000 प्लस 55,000, 14,12,000 प्लस 55,000. और अगर मैं रुपीज इन लैक्स का बात करूँ तो डिवाइड बाय लैक्स कर देंगे तो दैट कम्स टू 14.67. So that is 14.67 का कंटिंजेंट लायबिलिटी. ओके, चलो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे शेड्यूल बता देता हूँ कि शेड्यूल तुम लोगों को कैसे लिखना है. शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, राइट, उसके अंदर 297 है. रिजर्व एंड सरप्लस का ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने. डिपॉजिट्स का अमाउंट ये रहा. बोरोइंग्स 165. अदर लाइबिलिटीज में सिर्फ बिल्स पेबल है 0.15. देन कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई इज 308. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में देखो इन लोगों ने ये 42 लिखा हुआ है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 42 जो है ये यहाँ से कट करके वो 42 हम लोग यहाँ पे एडवांसेस में लिखेंगे. ओके, ये 42 मैंने कट कर दिया और यहाँ पे हम लोग ने एडवांसेस में प्लस 42 लिखना है. डन. चलो, तो ये हो गया अपना शेड्यूल नंबर 7. फिर 8 इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब देखो फिक्स एसेट. फिक्स एसेट अगर तुम बैलेंस शीट में चेक करोगे, फिक्स एसेट का अमाउंट अगर तुम ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे तो देखो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट क्या दिया फिक्स एसेट का, देखो कहाँ दिया है, यहाँ पे प्रीमाइसेस है 133 और 95.18. देखो इन लोगों ने क्या किया है, 133 और 95.18 इन दोनों का टोटल लेके कर दिया है. लेकिन क्वेश्चन में देखो डेप्रीसिएशन दिया था तो इन लोगों ने क्या किया, जो डेप्रीसिएशन दिया है ये है तुम लोग का नेट अमाउंट, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद उसमें ये डेप्रीसिएशन ऐड करके ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लिए, इसमें ये ऐड करके ये अमाउंट, राइट. तो दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन पर्पस. तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रीमाइसेस लिख दो, ये वाला अमाउंट लिख दो, फर्नीचर लिखो, ये वाला अमाउंट लिखो, टेक द टोटल, बात खत्म. ठीक है. लेकिन अगर प्रेजेंटेशन बताना है देन इन दैट केस यू कैन प्रेजेंट लाइक दिस. ओके, तुम लोगों को नेट अमाउंट भी दिया है और तुम लोगों को डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी दिया है. रिवर्स जाके जब तुम लोग एड बैक करोगे तो तुम लोग को वो वैल्यू मिल जाएगा. ओके.